નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય 8 જેમાં स्वाध्याय संपूर्ण समझूती जोईशु। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। सुरभि यानी सुगंध, झलमल यानी चमक, सर यानी तीर, पक्ष यानी पंख, आखेटक यानी शिकारी, आहत यानी चोट खाया हुआ पक्षी। अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे और कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। प्रश्न 2 है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो उत्तर, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। आगे प्रश्न 3 है कि उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूल पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। आगे प्रश्न 4, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी की प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, तो उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी मारने वाले से बड़ा होता है। आगे प्रश्न 5 है कि प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो यहाँ सार में हम लिखेंगे कि राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। तो दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? तो राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। आगे है कि रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में दोबारा लिखिए। तो यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों को हमें वचन बदलकर फिर से लिखना है। तो पहला है, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो हम लिखेंगे लड़कियों ने। यहाँ एक वचन है तो हम बहुवचन में लिखेंगे, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। दूसरा है, अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। तो हम उत्तर लिखेंगे, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। नंबर 3, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। नंबर 4, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो हम लिखेंगे, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हैं वे बहुत मनोरंजक हैं। आगे 5, लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। आगे स्वाध्याय के काव्य पंक्तियाँ का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।
तो पहला है वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिल मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो उत्तर के लिए मैंने यहाँ जो मैंने आगे आपको जो अर्थ दिया था वही हम यहाँ लिखेंगे कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। तो राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। आगे दूसरी है कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो हम इसका अर्थ लिखेंगे कि माँ मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, हाँ माँ यही कहानी मुझे सुनाओ। आगे प्रश्न 2 है कि चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए, कि यहाँ चित्र के आधार पर हमें काव्य पूर्ति करनी है। तो पहला है माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। तो हम लिखेंगे माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा, वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। आगे प्रश्न 3 है कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने कहा, मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ यहाँ कि जहाँ पर ना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री को कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका और वह पसीना पसीना हो गया और परेशान होकर कोट निकाल दिया। तो सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। तो बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन दिया। आगे, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? अगर हमारे पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई हो तो हम क्या करेंगे? तो मैं अपने विचार यहाँ रख रही हूँ कि अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई है तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। आगे, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो ऊपर हमने प्रश्न में देखा था कि कहानी का कथा काव्य का सार लिखिए, उसी तरह हमें यह कहानी बनाकर लिखनी है। आगे भाषा सज्जता है, क्रियाकाल। इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, मेरा प्रताप ही ऐसा है। नंबर 2, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। नंबर 3, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। आगे नंबर 4, वह खान के भीतर रहता था। नंबर 5,
उनकी एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। नंबर 6, वह रात में पढ़ाई करेगा। तो हम पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है से स्पष्ट हो रहा है कि यह वर्तमान काल के वाक्य है। तीसरे चौथे वाक्य में आ गए तथा रहता था क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संभव संकेत मिलता है। तो क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है। पांचवें तथा छठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी तथा करेगा बताते हैं कि क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है। वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है न ही वर्तमान में हो रही है। तो क्रिया के इस काल को हम भविष्य काल कहते हैं। इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ याद रखें कि क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर है, हो, हूँ, वर्तमान, है, आ, ए, ई, था, थे, थी, भूत, गा, गे, गी, को, भविष्य, जानो, लो बच्चों अब काल पहचानो। निम्नलिखित वाक्य के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पहला है कि रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो यहाँ गा रहा था, गा नहीं रहा था तो भूतकाल है, बना रहा था तो भूतकाल। आगे नंबर 2, हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। तो यहाँ भविष्य काल, मानूंगा यानी। नंबर 3, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तो चाहता हूँ वर्तमान काल है। नंबर 4, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। तो होता है वर्तमान काल है। आगे निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और समझिए कि मैंने किताब खरीदी। तो भूतकाल, मैं किताब खरीदूंगा। भविष्यकाल, मैं किताब खरीद रहा हूँ। तो वर्तमान काल। तो निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए कि मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। तो भविष्यकाल बनाना है, तो मैं अहमदाबाद जाऊँगा। आगे मेहुल मुंबई गया था। तो यहाँ हमें वर्तमान काल बनाना है, तो मेहुल मुंबई जा रहा है। तीसरा, गीता आइसक्रीम खाएगी। भूतकाल बनाना है, तो गीता ने आइसक्रीम खाई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय, शब्दार्थ और भाषा सज्जता समाप्त होती है। धन्यवाद।